स्पर्श रेखा पर क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसे बताया था ना? यस सर। ठीक है, इसका चित्र ये बनवाया था, ध्यान से सुने आप। ये वृत्त है, इस पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दें हम, ऐसे खींच दें, ये क्या हो जाएगा? इसका स्पर्श बिंदु। ऐसे कहोगे आप स्पर्श बिंदु, और ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक लिखाया था मैंने, ये तो लिखाया था। दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट ये कहता है इसका कि स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है, मान के चलो ये एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त पर कहीं भी बाह्य बिंदु ले लो, यहाँ 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 कहीं भी ले लीजिए। मैं चलो ये ले लिया वृत्त के बाह्य बिंदु से। अब इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो, तो यहाँ से कितने खींच सकें बताओ? 2। तो क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। 1 2, जिसका नाम दे सकते हो कुछ भी। ये पी नाम दे दिया मैंने, मान चलो ये ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ये ओ है, केंद्र बिंदु ओ है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? 2। केवल 2 स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं या खींच सकते हैं। तुमसे प्रश्न में कह दे बोर्ड परीक्षा में कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकें? 2, केवल और केवल 2। ठीक है भाई, अब इन्हीं से संबंधित एक और है जो तुम्हारी प्रमेय पूछेगा, वो 2 या 3 नंबर में अक्सर पूछ लेता है, छोटी सी प्रमेय है, उसको हम हल भी करवाएंगे और यहाँ लिखा भी रहा हूँ मैं। तो उसको याद रखना कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव और सदैव बराबर होती है। जैसे कैसे? जैसे वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, ठीक है, इसका बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची हमने और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, यहाँ ये स्पर्श बिंदु है, ये इसका स्पर्श बिंदु है। तो P से लेकर A तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी P से लेकर B तक होगी। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी प्रमेय है, इसको सिद्ध करेंगे क्यों होती है लंबाई बराबर, तो उसको सिद्ध करने वाले हैं हम। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव 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 बराबर होती है। कैसी होती है? आई बात समझ में? ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे और ये इनसे हम सवाल भी हल करेंगे आते हैं। ठीक है भाई, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है भैया? सदैव बराबर होती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव कैसी होती है? बराबर। जैसे ये चित्र है, जैसे स्पर्श रेखा कौन सी बन रही है? स्पर्श रेखा PA बराबर है काई के? स्पर्श रेखा PB के। कुछ आ रही है बात समझ में? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पर्श रेखा होगी वही स्पर्श रेखा यहाँ, मैंने कह दी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की है स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितने की होगी बताओ? मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब देखो आगे, तो ये पॉइंट लिखिए आप। ठीक है, चलो और बताते हैं। तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है जो अक्सर पूछा जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक नंबर। तुमसे पूछ ले कि वृत्त के परिधि पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? समांतर कितनी खींच जा सकती हैं? तो वो होती हैं 2, केवल और केवल 2। कैसे भी खींच लो। ठीक है भाई, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि
ये व्रत है, ठीक है, ये व्रत हो गया। इससे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी मान लो, तो दूसरी स्पर्श रेखा इसके समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब जो आगे बढ़ाने पर काटे हैं, पीछे बढ़ाने पर नहीं काटे, ठीक है भाई। तो ये खींच दी मैंने, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा हो गई। जैसे पी क्यू नाम दे दिया, आर एस नाम दे दिया। ये पी क्यू आर एस के कैसे होगी? समांतर। जैसे मैं कह दूं पी क्यू समांतर है आर एस, कह दूं मैं। दूसरा चित्र बनाओ सर जी। ऐसे ही क्यों, ऐसे ना खींच सकें? तो एक बार में केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे खींच लो भले, ना ही समझ में, ए बी सी और डी। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकें? 2। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं, तो 2, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, ठीक है भाई। तो कितनी समांतर रेखा खींची जा सकें? 2। एक वृत्त, ठीक है भाई। 2 ही लिखेंगे आप लोग। तो ये हो गया यहाँ तक, बस नोट कर लीजिए। रखेंगे फिर। तो दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जो होगी उसके कितने प्रतिच्छेद बिंदु माने जाते हैं? पढ़ के देखा था आपने, ठीक है, 1 प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। आगे देखो, सवाल नंबर 2 है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? छेदन रेखा या जीवा कह सकते हैं, ठीक है। जीवा भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और छेदन रेखा भी, ठीक है। लिखा है ना मैंने। एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं 2 जवाब देना है, ठीक है भाई। ये हो गया तीसरा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अवनिष्ठ बिंदु को खाली जगह कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 की बात करें हम, तो सवाल है, पढ़ के देखो भाई। आप लोग देखो, बात है नहीं देखा, समझो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, समझेंगे तो बढ़िया रहेंगे। तो इसने कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, तो एक वृत्त बना रहा हूं मैं, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का? तो देखो भाई, एक वृत्त बनाया मैंने जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। मैंने कोई भी त्रिज्या कहीं भी लगा लो, ऐसे 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 कहीं भी लगा लो, अच्छा है तुम्हारी। चलो मैंने ऐसे लगा दी। इसकी त्रिज्या कितनी है? बिंदु ओ मान लिया केंद्र बिंदु। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब या वृत्त पे कहीं ना कहीं एक बिंदु P है, चलो मैं यही मान लेता हूँ बिंदु P, जहाँ पे त्रिज्या आ रही P पर एक का है, बताओ, स्पर्श, ऐसे स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ, या नाम दे दूं PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, एरो बिंदु Q। तो यहाँ से एक रेखा जाएगी और यहाँ से मिलेगी, ठीक है भाई, और ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कुछ आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो या तो बड़ी होगी भाई, इसका मतलब है ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, तो 12 सेंटीमीटर तो इससे बाहर ही निकलेगा बिंदु। तो ज्ञात क्या करना है? PQ। ना समझ में? तो एक चित्र बनाना है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये भी एक लाइन लिखाई थी मैंने, प्रमेय नंबर 1 है। क्या कहती है वो पता है? वो ये कहती है,
ध्यान से सुनना भाई कि त्रिज्या जो होती है ना वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओ क्यू। ये क्या कहलावेगी, नहीं कहलाएगी, कहलावेगी ना, तो कर्ड कहलाएगी। तो एक कर्ड है, ये आधार मान लो या लंब मान लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो देखिए भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, कौन सी प्रमेय लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय से, इसका दूसरा नाम बौद्धायन प्रमेय। कर्ड स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर, यही है ना। अच्छा कर्ड क्या होगा पता लग गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड, इसका नाम है ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार मान लिया तुमने पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, और लंब मान लिया तुमने ओ पी का स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम, ओ क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू का मान पता नहीं है, ओ पी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग, इसका पक्षांतर कर दो इधर, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ में तो क्या घटाएंगे, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो पी क्यू का स्क्वायर बचा 119। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर बराबर 119 ना लिख सकूँ, इसका वर्गमूल निकालूंगा पी क्यू, तो 119 पर क्या लगेगा बताओ। अच्छा 119 का अंडर रूट निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा, क्यों गुणनखंड करेंगे तो इसका जोड़ा नहीं बनने वाला। तो ये हो गया, यहाँ आई बात समझ। तो इतना सेंटीमीटर आंसर है पी क्यू का मान, चेक कर लो, आवश्यकता जो दे रखा होगा वो यही है, ठीक है भाई, किताब देना भाई। देखो सवाल नंबर 4 को पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, मतलब उसने कोई माप फिक्स नहीं कर रखी है, वो कह रहा है कि एक वृत्त खींचना है, तो किसी भी माप का खींच दीजिए आप, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे देखो मैं खींच देता हूँ वृत्त बना दो भाई। जैसे ये कह रहा है सवाल नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ एक वृत्त खींचो भाई, ये खींच दिया मैंने वृत्त, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, कोई रेखा दे रखी है, कहीं पे भी हो सकती है वो, जैसे मान के चलो मैंने मान लिया कि एक रेखा ही दे रखी है, ऐसे दे रखी है, चलो ऐसे दे रखी है, ठीक है, एक रेखा है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी। सर ये यहीं क्यों खींची, अंदर क्यों ना खींची, तो अंदर खींचता तो वो ये कह देता कि मतलब छेदक रेखा होनी चाहिए, तो माने ऐसी कोई रेखा कहीं ना, तो तुम अंदर खींचो चाहे बाहर खींचो, बात एक ही, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक तो क्या हो स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो छेदक रेखा। मतलब ये रेखा दे रखी है, मान लो इस रेखा के समांतर ही खींचनी है आप लोगों को, तो एक तो स्पर्श होनी चाहिए। चलो मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ से स्पर्श करती हुई रेखा बना दी, ठीक है। मैंने कह दिया कि ऐसे जा रही है, तो ये भी ऐसे ही है, ये रेखा जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहाँ एक्स लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया, मतलब इसी के समांतर मैंने क्या खींच दी एक स्पर्श रेखा। दूसरी का होनी चाहिए छेदक रेखा, ले भाई ये छेदन रेखा है, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तीनों के तीनों कैसी हैं, समांतर है, मतलब खुद को खींचनी है। ऐसा सवाल बोर्ड वाला कभी देगा ही नहीं जो आपके मन से खिंचवा रहो। अरे मन से कह दे तो हम कछु भी बना सकें, कोई सा भी व्रत बना सकें, कोई सी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, बताओ देगा क्या, नहीं। हो गया हल, कैसा चित्र बनाओ, ये बना दिया हमने। और उसने ये कहा नहीं कि प्रकाल वरकालों से कुछ बनाइए आप लोग, कोई माप से बनाइए भाई, माप किसी माप को थोड़ी कहा है उसने, कोई सा भी बना दे। तो ऐसा नहीं कहेगा, सवाल नंबर 4 ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसा पेपर में आएगा भी नहीं।
अब बात आती है 10.2 कराने से पहले मैं एक प्रमेय करवाऊंगा जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है और छोटी सी प्रमेय और 3-3 नंबर में पूछी जाए। क्या नंबर में? तुम्हारी किताब में 10.2 है, निकाल लेना भाई। बहुत से बच्चों के में 166 पेज पे दे रखी है, चेक कर ले 166 पेज पे। अच्छा, नई में तो 166 है और पुरानी में कितनी है? 233। देखो भाई, ये रही। ये वाली प्रमेय देखने में बहुत छोटी है, हल करने में बहुत छोटी है, लेकिन कभी कभी ये क्या आती है, अक्सर ज़्यादातर पेपरों में आती है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है इसको, 3 नंबर में दे देता है। ठीक है, बहुत आसान प्रमेय है। 2 नंबर में दे देता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है इसमें से 2 नंबर में दे देगा, 3 नंबर का बन रहा है 3 नंबर में दे देगा, कुछ है नहीं। और अगर आपको दिया ये तो या फिर इसके ऊपर सवाल दे देगा। ठीक है, तो आपको ये समझिए बहुत ही आसान प्रमेय है और कुछ नहीं। 10.2 पेपरों में पूछे, अर्धवार्षिक पेपरों में ज़्यादातर आती है, और तुम्हारे कुछ दिन बाद में अर्धवार्षिक पेपर है उनमें क्या तो मिल जाए ऐसा। ठीक है, तो ये कराएगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। मतलब एक वृत्त बनाना है, वृत्त के बाहर क्या लेना है? एक बिंदु लेना है। उस बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु से बवाले से वृत्त के बाहर जो बिंदु होगा उससे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है की लंबाई कैसी होगी? बराबर। मतलब बाह्य बिंदु से क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। तो चलो वृत्त बना देते हैं, चित्र तो बनाओ हल करने के लिए। इसका हल कर रहा हूँ भाई आंसर। तो एक बनाया मैंने भैया, वृत्त बनाया, ये वृत्त बना दिया जिसका केंद्र मान लिया मैंने ओ। इसके बाहर क्या है? एक बिंदु है, बाह्य बिंदु मान लिया। इसका नाम दे दो कुछ भी, जैसे मैंने पी नाम दे दिया। अब इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सके हम बताओ? 2। तो 2 स्पर्श रेखा बना देता हूँ मैं। एक तो बना दी मैंने ऐसे स्पर्श करती हुई, और एक बना दी मैंने ऐसे स्पर्श करती। आ रही बात समझ में? कितने को बड़ी बनाते हो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसके स्पर्श बिंदु तक चाहिए। इन स्पर्श बिंदुओं के नाम दे दिए मैंने ए और बी। बताओ कोई प्रॉब्लम याद है? तो ये दे रखा है इसके अनुसार। इसने कहा कि एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। मतलब जो स्पर्श रेखा ये खींच रही है ना, इनकी लंबाई कैसी होती है? बराबर सिद्ध करना है कि मतलब स्पर्श रेखा पी ए बराबर है स्पर्श रेखा पी बी के। ये चीज़ सिद्ध करनी है आपको। तो मैं लिख देता हूँ, यह दिया है। सुनिए भाई, जब इस प्रमेय को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जोर जिस पे पड़ रहा है प्रमेय को पढ़ते हुए वही सिद्ध करना है। किस पे पड़ रहा है? देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। तो बराबर लाना है। क्या लाना है? बराबर। तो वही बराबर लेके आएंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ, लिख दूँ कि एक वृत्त दे रखा है, उसकी 2 स्पर्श रेखा है, लिख दूँगा ऐसे। तो वृत्त है, मैं लिख दूँ ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र मान लिया ना मैंने, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है? ये पी से कितनी स्पर्श रेखा है? 2। पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ऐसे लिख दूँ, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? पी ए और पी बी, या फिर ए पी लिखो या बी पी लिखो, बात है। तो पी ए तथा पी बी है। मतलब इतना पता है हमको कि एक ओ केंद्र वाला व्रत है, नाम तो मैंने दिए, तो एक व्रत है और उसके 2 कहाँ है बताओ? स्पर्श रेखा। ठीक है, ये पता है हमको। ठीक है, लिख दिया। सिद्ध करना है, ध्यान से सुनना भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो वो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब जो स्पर्श रेखा है ना, वो कैसे लेकर आनी है आपको? बराबर लाना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं पी ए, स्पर्श रेखा का नाम है, एक को पी ए और दूसरे को पी बी। तो पी ए बराबर पी बी, ये लेकर आना है।
इसमें जो कथन दे रखा था उस कथन के अनुसार चित्र बन गया ये, ठीक है। अब ये दोनों बराबर लेकर आने, वैसे तो आनी ना है, इसमें करेंगे हम रचना। देखिए भाई, रचना करने वाला हूँ, कर दूँ रचना? तो देखो भाई, आवाज नहीं। अभी रचना क्यों कर रहा हूँ मैं, सुनिए कि अभी हम ताज़ा पढ़ के आए 6 प्रश्नावली में कि त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, ये पढ़ के आए ना। दिमाग लगाओ, अगर मैं मान के चलो इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और या बीच में तो ऐसे मिला दूं, बताओ त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? और जब बनेगा तो देखिए भाई, इसको तो मैंने ऐसे मिला दिया, ध्यान से देखिए, ऐसे, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, मिलाया, और इसको मैंने इस प्रकार मिला दिया। सर क्यों मिला रहे हो? तो देखो लॉजिक देखो इसका कि एक त्रिभुज तो ये बन गया AOP ऊपर वाला, और एक त्रिभुज ये बन गया OPB नीचे वाला। अगर मैं कैसे करके इन दोनों ने सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, बिल्कुल हुबहू ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज हुबहू सिद्ध कर दूं। हुबहू का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। जिसके हुबहू अगर हो जाएगा तो इसके सभी अंक क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो E और E आ सकती है ना। तो यही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। रचना कर रहा हूँ, रचना में मैंने क्या क्या किया बताओ? O को A से, O को B से और O को P से मिलाया, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OA OB तथा OP को मिलाया। क्या बात समझ में आ रही है भाई? मिला दिया। अच्छा आगे देखो, उपपत्ति में इधर कर दूं, इधर देखो उपपत्ति, हल देखिए भाई। उपपत्ति कर रहा हूं मैं, उपपत्ति, उपपत्ति लिखो या उत्पत्ति लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब कैसे भी करके मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं। तो सर्वांग समता के ध्यान से देखिए, नियम मैंने बताए थे कि ट्रिपल एस होता है, एक तो एक बताया था मैंने ऐसे एस होता है, एक बताया था मैंने ASA होता है, एक बताया मैंने RHS होता है, बताया था ना। तो अगर तीनों भुजा बराबर है गई तो सर्वांग सम ट्रिपल एस लग जाएगा। दो भुजा और उनके बीच को कोण बराबर है मेरे पास में, तो ऐसे सर्वांग समता का लगा दूंगा, ठीक है भाई। समरूपता को क्यों लगा रहे? तुम तो समरूपता पढ़ा कहाँ है? तो समरूपता में भुजा अनुपात में आए करें, मुझे दोनों भुजा कैसे लानी है? बराबर। तो सर्वांग समता की कोशिश करूंगा मैं। अगर दो कोण बराबर है और बीच की भुजा बराबर है, ठीक है, तो ए ऐसे लग जाएगा। RHS का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, कर्ड और साइड यानी भुजा, ठीक है भाई। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड यानी कि 90 डिग्री, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब होता है कर्ड, इसका मतलब भुजा। अगर मुझे एक कर्ड बराबर मिल जाए, दोनों का एक भुजा बराबर मिल जाए, एक 90 डिग्री बराबर में मिल जाए, तो कौन सा लग जाएगा बताओ? मतलब इनमें से कोई सा एक नियम लगाना है मुझे। अब वो तुम यहाँ देखोगे, अब अपना दिमाग लगाओ कौन कौन चीज़ बराबर है, हम क्या क्या चीज़ जानते हैं। तो सुनिए भाई, दोनों त्रिभुजों को उठा रहा हूँ, मेरे पास पहले से सारी चीज़ बराबर है, इनमें से कोई एक नियम है, तो मैं उठा लेता हूँ दोनों त्रिभुजों को। ध्यान से देखिए भाई, OAP और OBP उठा लूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में या से क्या कर रहा हूँ? हल कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ इसमें, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से सुनना है, क्या मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि ये व्रत है? ध्यान से सुनना, मैंने लिखा ही होंगी कि ये व्रत है, ठीक है। और ये वाली क्या कहलाती है ये बताओ? और एक ही व्रत में कितनी भी त्रिज्या बना लो, सभी बराबर होती हैं। तो चेक करो, यहाँ में दो त्रिज्याएं देखो, O से लेके A तक, O से लेके B तक। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज की E वाली भुजा OA और नीचे वाले त्रिभुज की OB भुजा बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OA बराबर है OB। सर क्यों है? कारण तो लिखना पड़ेगा। एक ही व्रत में बनाई गई त्रिज्याएं सभी कैसी होती हैं? बराबर, क्योंकि ये एक ही व्रत की त्रिज्याएं। तो मैं लिख रहा हूँ एक ही व्रत की सभी त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। त्रिज्याएं
सदैव कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है भाई, बताओ ये त्रिज्या है कि नहीं? ओके, एक चीज़ बराबर है गई। अच्छा दूसरी देखो याद देखो, ये OP, ध्यान से देखना, OP जो भुजा है ये ऊपर वाले त्रिभुज में आ रही है, OP जो भुजा है वो नीचे वाले त्रिभुज में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओवेनेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा OP बराबर OP। क्यों? क्योंकि क्या है बताओ? ये ओवेनेस्ट। तो यहाँ लिख दूँ इसका कारण ओवेनेस्ट। ध्यान से सुनना, ओवेनेस्ट। ओवेनेस्ट का मतलब दोनों में कॉमन। तीसरी चीज़ और जानते हैं क्या? मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी कि ये व्रत है, ठीक है, एक पहली प्रमेय है, उसको हल नहीं कर रहे हैं, उसको याद रखना है, सवाल होंगे उससे। ये व्रत है, एक त्रिज्या बना दी मैंने और ये स्पर्श रेखा बना दी, तो बताओ एक कोण का हो गए? क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ में देखो, ध्यान से देखो, ए का है त्रिज्या और ए का है बताओ स्पर्श रेखा। तो बताओ यहाँ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? नीचे देखो, ए का है त्रिज्या और ए का है स्पर्श रेखा, तो यहाँ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मतलब कोण ए बराबर होगा कोण बी के, तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो इसका मतलब क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या कारण या को 90 डिग्री क्यों है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना? ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से देखेंगे अब कौन सा नियम लग रहा है। ये दो तो भुजा हैं, एक कोण है, हैं? अब बहुत से बच्चा क्या सोचेंगे, दो भुजा आ गई एक कोण आ गया, ऐसे ऐसे लगेगा। पहले न्यू चेक कर ले करो, अगर 90 डिग्री आ रहा है कोण तो न्यू सोच ले RHS तो ना लग रहा हो, पहले चेक कर ले। अगर कहीं पे तीन चीज़ बराबर दिखाई दे रही हैं और उसमें 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है तो एक बार चेक कर लेना कहीं RHS नियम तो नहीं लग रहा है। RHS कब लगता है? जब एक 90 डिग्री हो और कर्ड हो और एक भुजा हो। तो चेक करते हैं, देखो OA, तो OA ए का है भुजा, OP 90 डिग्री सामने वाली कर्ड, ठीक है, इधर से मानो चाहे इधर से मानो, कोण A 90 डिग्री, तो यहाँ मतलब RHS लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या बताओ? RHS सर्वांगसम गुणधर्म से या नियम से। ठीक है भाई, क्या है? गुणधर्म से, गुणधर्म से। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बताओ? त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। अब न्यू बताओ कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम, सभी अंग समान, यानी हुबहू। सर्वांगसम का मतलब है जिसके सभी अंग क्या हो? समान हो। तो एक बात बताओ कि ई वाला त्रिभुज OAP ऊपर वालों और नीचे वाला त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये मतलब इसका जो ये अंग है क्या है? ये AP, और इसका ये अंग है, इसका नाम क्या है? BP। तो बताओ दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो दोनों हुआ हुआ है ऊपर नीचे त्रिभुज, तो ये वाली भुजा भी क्या होंगी बताओ? बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या नाम है इसका? PA बराबर PB। चेक करो यहाँ बात एक नहीं, PA PB है ना? ये आ गई दोनों आंसर। और इसका कारण भी लिखना है, क्यों आ गई? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, BCP CT। ठीक है भाई, तो हिंदी में लिखेंगे हम, तो हमने तो हिंदी में सिखा रखा है। सर्वांगसम त्रिभुजों की आवाज नहीं, त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं बताओ? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब आ गई, क्या बात समझ में आई? इतनी सी प्रमेय है ये, और ये 3-3 नंबर में पूछ लेता है इसको। अर्धवार्षिक में भी पूछेगा, वार्षिक में भी आ सकती है। ये मत सोचना छोटी सी नहीं आएगी, अक्सर पूछता है इनको, ध्यान रखना।